Hello students, this is Kritika Sethi. Welcome you all on Epic Education. So let's start our topic, Principles of Management. I have already covered on this meaning and characteristics of Principles of Management and significance of Principles of Management. So you can refer to those videos in our description box. So let's start. देखिए आज मैं आपको 14 Principles of Management स्टार्ट करा रही हूँ. I will cover 2 management principles here. So firstly we understand who gave these principles. These principles were given by Henry Fayol. देखिए हेनरी फेयोल कौन थे? हेनरी फेयोल एक ऑथर हैं जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स लिखे. ठीक है, इनको इंडस्ट्रियलिस्ट भी बोला जाता है. ये फ्रांस के रहने वाले थे. ही वॉज अ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ फ्रांस एंड इनको फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है. एंड इन्होंने ही हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और ये प्रिंसिपल्स उन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब किए थे जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में. सो इस बुक का नाम आप याद रखेंगे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं इसको आप याद रखेंगे. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इसके प्रिंसिपल. ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का. सो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं. सो दीज आर 14 principles of management: division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, इनिशिएटिव एंड ई स्पिरिट डी कॉप्स. ये आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं. तो वन बाय वन हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे, तो पूरी वीडियो देखना अच्छे से समझने के लिए. सो देखते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. देखिए डिवीजन ऑफ वर्क के नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि हमने पूरे वर्क को क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है. सो डिवीजन ऑफ वर्क में बेसिकली क्या होता है? इट मीन्स टू डिवाइड और ब्रेक अप अ सिंगल कॉम्प्लिकेटेड जॉब. आप पूरे वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. यू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट स्मॉलर स्पेशलाइज्ड टास्क. नेक्स्ट आप क्या करते हैं? उन स्मॉलर टास्क को किसी एक्सपर्ट के अंडर में रखते हैं. मीन्स सपोज आपने कोई भी वर्क करना है, जैसे प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन को आप प्रोडक्शन हेड के अंडर में रखेंगे, सेल्स को आप सेल्स मैनेजर के अंडर में रखेंगे. तो उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के अंडर में आप रखते हैं उस एक्टिविटी को जिस एक्टिविटी में वो पर्सन क्या होता है? एक्सपर्ट होता है, ताकि वो अपना काम जो है वो सबसे बेस्ट वे में कर सके. नेक्स्ट इज दीज टास्क आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स कंप्लीशन. अगर ये टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं? सेपरेटली इन टास्क को अचीव कर लेते हैं और उसके बाद इन सब को कंबाइन कर लेते हैं या असेंबल कर लेते हैं. मीन्स छोटे छोटे टास्क अगर मान लो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फर्दर दूसरा प्रोसेस हो जाएगा, देन थर्ड प्रोसेस हो जाएगा और फिर लास्ट में एक फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा और आपका जो होल वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो बेसिकली अगर ये टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो क्या करेंगे आप? इनको अलग अलग सेपरेटली जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद होल वर्क को एक साथ कंबाइन कर लेंगे. नेक्स्ट लास्ट क्या है? व्हेन all smaller tasks complete as expected, they all together help to accomplish the single complicated job. जो आपको एक पूरा complicated एक बहुत बड़ा काम मिला था उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके easily complete कर लिया. अब आपका क्या हो गया? पूरा whole work कंप्लीट हो गया. तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपना काम भी ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत सारा काम करना है तो उसको आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो. ठीक है, और उसके बाद आप एक एक करके उसको अचीव करते जाओ तो आपका काम जो है वो ईजी हो जाता है. ऐसे इसमें हम क्या करते हैं? एक पूरे होल वर्क को हम डिवाइड करके वेरियस पर्सन्स के अंडर में अलॉट कर देते हैं, असाइन कर देते हैं, सो दैट वर्क कैन बी ईजीली completed. So this is division of work. देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है. अ मैन्युफैक्चरर गेट्स एन ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग 100 लेक्चर स्टैंड्स. एक मैन्युफैक्चरर को एक ऑर्डर मिलता है 100 लेक्चर स्टैंड्स उसको बनाने हैं, जो पोडियम्स होते हैं, लेक्चर स्टैंड्स जिस पे लेक्चर दिए जाते हैं. तो उसको उसके पास 5 वर्कर्स हैं और उसके पास इस काम को करने के 2 तरीके हैं. फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट मेथड क्या है कि वो ये जो 100 लेक्चर स्टैंड्स हैं
इन 5 वर्कर्स को 20-20 के ग्रुप में बांट दे कि 20 लेक्चर स्टैंड्स आपको बनाने हैं, 20 आपको बनाने हैं, 20 आपको बनाने हैं। ऐसे ही 5 वर्कर्स को वो 100 लेक्चर स्टैंड्स का काम बांट सकता है। दूसरा तरीका क्या है जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ही डिवाइड्स द वर्क इनटू 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में वो कैसे डिवाइड करता है, देखिए 100 लेक्चर स्टैंड्स उसको बनाने हैं, राइट। लेग्स कोई और पर्सन बनाएगा, टॉप बोर्ड कोई और पर्सन बनाएगा, सेंटर सपोर्ट कोई और पर्सन बनाएगा, इन सबको असेंबल कोई और पर्सन करेगा, कंबाइन करना, एंड लास्ट में पूरे लेक्चर स्टैंड को पॉलिश कोई और पर्सन करेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए जो पर्सन सिर्फ पॉलिशिंग करता है वो तो पॉलिशिंग में एक्सपर्ट है, तो यहाँ पर हमें एक बेनिफिट मिल जाता है स्पेशलाइजेशन का, कि अगर जिसको पॉलिश करने आती है हम उसको सिर्फ पॉलिश का काम देंगे तो वो अपना काम बेस्ट वे में कर पाएगा विदाउट वेस्टिंग एनी रिसोर्सेज। जिसको सिर्फ असेंबलिंग का काम आता है, कॉम्बिनेशन का काम आता है कि वो सारी चीज़ों को कंबाइन अच्छे से करता है, तो वो असेंबलिंग बेस्ट वे में कर पाएगा विदाउट वेस्टिंग एनी रिसोर्सेज। तो बेसिक मोटिव क्या है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क का, कि आप उस पर्सन को वो काम दो जिसमें वो एक्सपर्ट हो, ताकि आपके रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। तो ये मेथड बेटर है फर्स्ट मेथड से, कि आप सबको 20-20 लेक्चर स्टैंड्स दो, तो हो सकता है कि वो 20 लेक्चर्स हैं अलग तरीके से बनाए, वो अलग तरीके से बनाए, तो बेटर है आपको एक सिमिलैरिटी चाहिए सब में, तो आप क्या कीजिए, वर्क को इस तरह से डिवाइड करो कि वो एक्सपर्ट अपने काम को अच्छे से कर सकें। सो ही डिवाइड्स द वर्क इनटू 5 पार्ट्स, लेग्स, टॉप बोर्ड, सेंटर सपोर्ट, असेंबलिंग एंड पॉलिशिंग। नेक्स्ट इसमें बेनिफिट क्या मिलता है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क विल बी अचीव्ड। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट इसमें मिलता है, क्योंकि एक पर्सन अगर एक ही वर्क बार बार करता रहेगा तो वो उसके अंदर स्पेशलाइज हो जाएगा और एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम अपने वर्क को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमें अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन। स्पीड ऑफ प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगी, देखिए अगर एक काम आप फर्स्ट टाइम करते हो तो आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, बट उसी काम को आप डेली बेसिस पे कर रहे हो और बार बार कर रहे हो तो आपकी स्पीड जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है। सो अगर पॉलिश करने वाला डेली एक ही काम करता है, पॉलिशिंग ही करता है, तो वो अपने काम में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, और ऊपर से उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो यहाँ पर हमें स्पीड का भी बहुत फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स वो अपने काम को इतने बेस्ट वे में करेंगे, ऑप्टिमली करेंगे कि वो अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। सो ये हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं डिवीजन ऑफ वर्क के, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो। और अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो ये सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले, रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाएंगे, स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी, और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो ये तीनों इसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं। और अगर हम इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट देखें कि अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते तो इसका जस्ट अपोजिट आप लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग अलग टर्म्स हैं, बट इनके बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इनके बीच में, दोनों के बीच में बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, मीन्स ये एक साथ चलनी चाहिए। When a particular individual is given a particular work and he is made responsible for the results, अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आपने कोई काम दिया है और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके रिजल्ट्स के लिए जो काम आपने उसको दिया है, दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज़ गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये चीज़ पॉसिबल कब हो पाएगी, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको कुछ ना कुछ अथॉरिटी दोगे, पावर दोगे, ठीक है। विदाउट अथॉरिटी यू कैन नॉट आस्क फॉर द वर्क। आप रिजल्ट्स के लिए नहीं पूछ सकते जब तक आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी है, ठीक है। जैसे आपके एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का तो बाद में लेते हैं, पहले स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। पेरेंट्स टीचर्स से बोलते हैं कि आपको क्या करना है, हमारे बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाना है और उसका रिजल्ट बेस्ट आना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि वो बच्चा थोड़ा सा नॉटी है, तो अगर वो शरारत करता है तो टीचर के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, ये राइट होना चाहिए उसके पास कि वो उसको डांट सके।
अगर वो डांट से भी नहीं समझ सकता तो उसको और अच्छे से समझाएं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको डांटो भी नहीं लेकिन सिर्फ उसको पढ़ाते जाओ और हमें रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, जहाँ आप उनको रिजल्ट के लिए आंसरेबिलिटी पूछ रहे हो कि वो आंसर करें आपको रिजल्ट के लिए, तो आप उनको अथॉरिटी भी दोगे, पावर भी दोगे कि वो अपने अकॉर्डिंग बच्चे को क्या करें, हैंडल करें। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्कूल। अब हम ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक सीईओ है, सीईओ ने जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो सारी ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट करता है, प्लान्स एग्जीक्यूट करता है, तो उसने सेल्स मैनेजर को एक टारगेट दिया 500 करोड़ से आपको आपकी सेल्स डबल करनी है 1000 करोड़। मतलब आपका सेल्स टारगेट अब डबल हो चुका है, 500 करोड़ से कितना हो चुका है, 1000 करोड़। आप एक बात बताइए, सेल्स मैनेजर के पास आंसरेबिलिटी तो है कि चलो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको ये काम करना है, लेकिन अगर उसको आपने अथॉरिटी नहीं दी, पावर नहीं दी कि आपको ये इसके लिए जो भी करना पड़े आप करें, लेकिन हमें टारगेट अचीव्ड चाहिए, तो एटलीस्ट उसको थोड़ी सी अथॉरिटी दो कि उसको जो चाहे वो अपनी एडवर्टीज़मेंट टेक्निक्स अपना सकता है जो उसको बेस्ट लगती हैं कि इससे मेरा टारगेट अचीव हो सकता है। दूसरी बात, अगर उसको कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए तो वो भी उनको अपॉइंट कर सके, इतनी अथॉरिटी उसको दी जानी चाहिए, तभी वो अपना टारगेट जो है वो टाइमली अचीव कर पाएगा और आपको अच्छे से रिजल्ट दे पाएगा। लेकिन अगर आप उसको ये अथॉरिटी नहीं देते कि आप कोई टेक्निक यूज़ करो, न्यू टेक्निक, एडवर्टीजमेंट टेक्निक, तो फिर वो आपको आंसरेबल नहीं है, क्योंकि आपने उसको बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं दी, जस्ट आप उससे रिजल्ट मांग रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट सफिशिएंट कि सिर्फ आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। अथॉरिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट with the responsibility. Responsibility and authority goes hand in hand. So this is all about authority and responsibility. I hope आपको ये clear होगा। इसका benefit क्या होता है? Helpful in achieving the target, इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें होता क्या है, आप टारगेट अपने ईजिली अचीव कर पाते हो अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी दी जाती है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ये लगता है कि हाँ हमें भी थोड़ी सी पावर है, तो उनका कॉन्फिडेंस इससे बिल्डअप होता है। तो अगर हम इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखें तो ये दो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, हेल्पफुल इन अचीविंग टारगेट एंड इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। और अगर हम इसके वॉयलेटिंग इफ़ेक्ट देखें तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे टाइमली, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ये इसके वॉयलेटिंग इफ़ेक्ट हैं। सो आई होप ये दोनों प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।